हेलो दोस्तों, मैं अंजलि एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं उन सवालों की जो इतने सालों बाद आज भी हैरी पॉटर मूवीज देखते या बुक पढ़ते टाइम हमारे मन में आते हैं। हालांकि इस टॉपिक पर मैंने पहले भी कई बार वीडियोस बनाए हैं, पर हर जवाब अपने साथ कई बार नए सवाल लेकर आता है और हर बार बुक पढ़ना या मूवी देखना जो ऑलरेडी पता नहीं सबने कितनी बार किया है, एक नए सवाल मन में ले ही आता है। तो बात करते हैं ऐसे ही टॉप 10 सवालों की। तो सबसे पहला सवाल है कि आखिर स्नेप ने डंबलडोर को सक्सेसफुली किलिंग कर्स से कैसे मार दिया। तो इसका जवाब जानने के पहले कुछ पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला कि स्नेप ने अनब्रेकेबल वॉल लिया था ड्रेको की हेल्प करने, उस पर नजर रखने, यहाँ तक कि वो काम करने का जो उसे सौंपा गया था अगर वो उसमें असफल रहा तो। दूसरा, डंबलडोर अपने हैंड पर लगे कर्स के कारण वैसे ही मरने वाले थे कुछ दिन में, यानी उनका मरना तय था। तीसरा, उन्होंने स्नेप के साथ पहले से ही ये प्लान बना लिया था कि वक्त आने पर वो डंबलडोर को मारे, ना कि ड्रेको, क्योंकि डंबलडोर नहीं चाहते थे कि उन्हें मारकर ड्रेको की आत्मा के टुकड़े हो और वोल्डेमॉर्ट के कारण ड्रेको को एक काम करना ही था। अब बात करें कर्स की, तो जैसा कहा गया है कि उसके लिए दिल में सच में इंटेंट, नफरत और वांट होनी चाहिए किसी को मारने के लिए या चोट पहुंचाने के लिए। और इतना ही काफी नहीं, आपको याद होगा जब हैरी ने बेलाट्रिक्स पर क्रूशियटस कर्स करने की कोशिश की थी, वो नफरत में उबल रहा था। वो सच में बेलाट्रिक्स को तकलीफ पहुंचाना चाहता था, पर फिर भी वो कर्स को सक्सेसफुली नहीं कर पाया था, क्योंकि जैसा बुक में बताया है कि राइटियस एंगर यानी बदले की भावना काफी नहीं है किलिंग या क्रूशियटस कर्स करने के लिए, इसलिए उससे ये कर्स नहीं हुआ। तो फिर अब वो सवाल कि स्नेप ने ये कर्स कैसे कर दिया। स्नेप को डंबलडोर से कोई नफरत नहीं थी, यहाँ तक कि बुक रीडर्स जानते हैं कि स्नेप तो ये काम करना भी नहीं चाहता था। तो इसका जवाब है कि अगर डंबलडोर ने स्नेप को क्रूशियटस कर्स करने का कहा होता तो शायद वो क्रूशियटस कर्स उन पर नहीं कर पाता, क्योंकि उसमें इंटेंट था सामने वाले को तकलीफ पहुंचाना, उसे दर्द में देखना। पर यहाँ बात है किलिंग कर्स की। तो जब स्नेप ने ये स्पेल कास्ट किया, उसका इंटेंट क्लियर था, डंबलडोर को मार देना, बदले के लिए नहीं बल्कि इसलिए क्योंकि ये पहले से ही सोचा समझा प्लान था। इस स्पेल में क्लियर इंटेंट होना चाहिए था कि सामने वाला मर जाए, जो कि स्नेप को क्लियर था। उसे ड्रेको को बचाना था, डंबलडोर को किया वादा पूरा करना था। दूसरा, स्नेप एक ग्रे कैरेक्टर था, वो बहुत पावरफुल विज़र्ड था। वो अपने एनर्जी, पावर एंड इमोशंस को अपने विल के अकॉर्डिंग चैनलाइज कर सकता था। अपने पास्ट की तकलीफों, एंगर को वो चैनलाइज कर सकता था। इसलिए उसे पता था कि एग्जैक्टली क्या चाहिए इस स्पेल को सक्सेसफुली कास्ट करने के लिए, और यही कॉन्फिडेंस डंबलडोर को भी उस पर था। इसलिए डंबलडोर ने मिनर्वा या किसी और भरोसे वाले को एक काम न देकर स्नेप को दिया, जिससे काम भी हो जाए और वोल्डेमॉर्ट को शक भी ना हो और स्नेप उसकी नजरों में और लॉयल हो जाए, जिससे बाद में हैरी को हेल्प मिले। अगला सवाल है कि ग्रिंडेलवाल्ड ने आखिर कभी हॉर्क्रक्स क्यों नहीं बनाया, जबकि वोल्डेमॉर्ट ने बनाया था और दोनों ही डार्क विज़र्ड्स थे। तो इसका जवाब है कि सबसे पहली बात, ग्रिंडेलवाल्ड और वोल्डेमॉर्ट को कंपेयर करना बिल्कुल ही गलत है। अगर उनमें कोई सिमिलैरिटी थी तो बस ये थी कि वो दोनों डार्क आर्ट्स को पसंद करने वाले विज़र्ड थे। इसके अलावा वो बिल्कुल ही अलग थे। जहाँ वोल्डेमॉर्ट दुनिया पर राज करना चाहता था, ग्रिंडेलवाल्ड का मेन मोटिव मगल फ्री वर्ल्ड बनाना था, जिससे विज़र्ड्स खुलकर आजादी से जी सके। वोल्डेमॉर्ट को दूसरे लोगों को मारने में खुशी मिलती थी, जबकि ग्रिंडेलवाल्ड को इससे खुशी नहीं मिलती थी। वोल्डेमॉर्ट डंबलडोर के खिलाफ था, जबकि ग्रिंडेलवाल्ड उन्हें साथ लेकर चलना चाहता था। और सबसे बड़ा डिफरेंस, वोल्डेमॉर्ट को प्यार का मतलब ही नहीं पता था, जबकि ग्रिंडेलवाल्ड को पता था। इसलिए हम दोनों को सेम नहीं कह सकते। अब जहाँ तक हॉर्क्रक्स बनाने की बात है, यानी इमॉर्टैलिटी की, वोल्डेमॉर्ट बचपन से ही मर जाना एक नॉर्मल इंसान का पावरलेस एक्ट मानता था। उसके अकॉर्डिंग अगर इंसान पावरफुल है, मैजिकल है, तो वो मौत को भी हरा सकता है। यही कारण था कि कम उम्र से ही उसने इमॉर्टैलिटी पर रिसर्च करना शुरू करके उस डायरेक्शन में काम करना भी शुरू कर दिया था। जबकि ग्रिंडेलवाल्ड का कभी भी मोटिव ये रहा ही नहीं कि वो इमॉर्टल होना चाहता है। उसे इमॉर्टल होकर दुनिया पर कब्जा करना और जन्मों जन्म तक सब पर रूल करना मोटिव था ही नहीं, इसलिए उसने इमॉर्टैलिटी की तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी क्वेश्चन से आता है कि फिर वोल्डेमॉर्ट ने भी निकोलस फ्लेमेल की तरफ फिलोसोफर स्टोन यानी पारस पत्थर बनाकर उसे यूज करने के बारे में क्यों नहीं सोचा। तो इसका जवाब है कि जैसा हमने फैंटास्टिक बीस्ट मूवी में देखा ही था कि एक एज के बाद निकोलस एक बहुत बूढ़े आदमी जैसे थे, यानी उनकी उम्र तो बढ़ती गई पर उनकी जवानी बरकरार नहीं रही। वो एक कमजोर, बूढ़े, ऑलमोस्ट हड्डी के ढांचे जैसे हो गए थे
और सबसे बड़ी बात, फिलोसोफर स्टोन से एलिक्सियर बनाना और उसे पीते रहना ताकि लंबी उम्र मिले, एक तरह से डिपेंडेंसी वाला टास्क था। आपको हर थोड़े दिन में एलिक्सियर बनाना होगा, उसे पीना होगा और उसके बाद भी आपको जवान, पावरफुल, एक्टिव लाइफ नहीं मिलेगी। ये एक बार फिर कुछ हद तक यूनिकॉर्न के खून पीने जैसा था। लंबी उम्र तो मिल जाएगी, जिंदा भी रहोगे, पर अधूरी जिंदगी रहेगी। जबकि हॉर्क्रक्स ऐसा नहीं था। जिस उम्र में वो हॉर्क्रक्स बनाया गया हो, उस विज़र्ड के मर जाने के बाद वो उसी उम्र में जिंदा होता है पूरे पावर के साथ। यानी अगर वो विज़र्ड 200 साल की उम्र में मरा, जो कि विज़र्ड्स के लिए कॉमन एज थी, और हॉर्क्रक्स उसने 20 साल की उम्र में बनाया था, तो जिंदा होने पर वो 20 साल का ही होगा, ना कि 200 साल का। इसलिए वोल्डेमॉर्ट ने हॉर्क्रक्स को चुना, क्योंकि वो बूढ़ा, बेसहाय, बिना पावर के 1000 साल जी के भी क्या करता। उसे तो पावर चाहिए थी और हॉर्क्रक्स ही उसके लिए बेस्ट था। अगला सवाल भी इसी से रिलेटेड सवाल है कि डंबलडोर ने फिर कभी हॉर्क्रक्स क्यों नहीं बनाया। यहाँ तक कि कई बार लोगों ने ये तक कहा है कि फॉक्स उनका हॉर्क्रक्स था। तो इसका जवाब जेके रोलिंग ने भी दिया है और मैं टोटली एग्री करती हूँ कि ऐसा सोचना भी कि डंबलडोर कभी हॉर्क्रक्स बनाना चुनेंगे एज अ हैरी पॉटर फैन एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग थॉट है। जिसने भी बुक पढ़ी है या इवन मूवी भी ध्यान से देखी है, वो ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि डंबलडोर जैसे काइंड एंड गॉड लाइक विज़र्ड सबसे डार्क, घटिया और नीचा रास्ता चुन सकते हैं, और वो भी इमॉर्टैलिटी पाने के लिए। हॉर्क्रक्स बनाने के लिए किसी इनोसेंट को जान से मारना जरूरी था। डंबलडोर 10 बार अपनी जान दे सकते थे, पर अपनी इमॉर्टैलिटी के लिए किसी की जान लेने का सोच भी नहीं सकते थे। दूसरा, वो खुद कहते थे कि एक वाइज मैन के लिए मौत एक नया एडवेंचर है। ये बात कहने वाला वाइजेस्ट ऑफ ऑल खुद मौत को नए एडवेंचर के लिए नहीं लेता क्या? तो ये सोचना ही गलत है कि डंबलडोर ने फॉक्स या किसी को भी हॉर्क्रक्स बनाया या इवन ऐसा सोचा भी। अब अगला जो सवाल है वो सिर्फ मूवी वॉचर्स ने ही पूछा है, और वो है कि डंबलडोर के ऊपर किया स्नेप का किलिंग कर्स ब्लू क्यों था, जबकि हर जगह क्लियरली दिखाया है कि उसे ग्रीन होना चाहिए था। तो बुक में तो ये ग्रीन ही था, हर किलिंग कर्स की तरह, इसलिए हम बुक को तो कंसिडर ना करें। अब अगर हम मूवी में देखें, ये ब्लू भी नहीं था, पर इसे ग्रीन भी नहीं कहा जा सकता। ये दोनों का मिला हुआ सा कुछ कलर था। अब सवाल है कि ये ऐसा क्यों था, तो इसके पीछे दो पॉसिबल रीजन है। पहला जो बेसिक एंड लॉजिकल रीजन है वो ये कि पूरी मूवी ही थोड़े डार्क और कैनिश बैकग्राउंड की है। नॉर्मल सीन्स भी ब्लूइश से लग रहे हैं मूवी में, इसलिए ग्रीन स्पेल ब्लू ग्रीन सा अपीयर होता है। और दूसरा रीजन जो हर पॉइंट को कंसिडर करके हैरी पॉटर फैंस ढूंढ ही लेते हैं, और वो है हैरी पॉटर वर्ल्ड में कलर का रिप्रेजेंटेशन। स्पेल्स की अगर बात करें तो जब स्पेल अपने प्योरेस्ट फॉर्म में होता है वो एग्जैक्टली उसी कलर का होता है जैसा उसे होना चाहिए, पर अगर स्पेल जरा सा भी कम प्योर फॉर्म में हुआ उसका कलर इधर उधर हो सकता है। स्नेप ने जब डंबलडोर को मारा, जैसा हमने अभी डिस्कस किया था, वो ऐसा करना नहीं चाहता था, पर क्योंकि ये डिसाइड करा गया था पहले से ही ड्रेको को बचाने के लिए, उसने खुद के इमोशंस को चैनलाइज करके डंबलडोर को मारा। इसी कारण स्पेल एग्जैक्ट ग्रीन कलर का नहीं था। यहाँ ये पॉइंट आता है तो फिर वो ब्लूइश क्यों था? तो अगेन इसका रीजन एज अ हैरी पॉटर फैन जो मैं देख सकती हूँ, हालांकि ऐसा कहीं बताया नहीं गया है, ये मेरी थ्योरी है कि अगर हम कलर की इंपॉर्टेंस को देखें सीरीज में, जिस पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ग्रीन, रेड और व्हाइट कलर की इंपॉर्टेंस को बताया था सीरीज में, कैसे ग्रीन को इविल और रेड को अच्छाई से जोड़ा गया है। ग्रीन एक इविल कलर है, इसलिए सबसे इविल स्पेल यानी किलिंग कर्स ग्रीन कलर का था, और ग्रीन कलर बनता है ब्लू और येलो से मिलकर। और हैरी पॉटर वर्ल्ड में येलो को पॉजिटिविटी, ब्राइटनेस और गुड लक से जोड़ा गया है, जो ज़ेनोफिलियस ने बिल और फ्लेयर की शादी में एक्सप्लेन किया था। डंबलडोर का मरना न तो पॉजिटिविटी थी, न ब्राइटनेस थी और न ही गुड लक, इसलिए कर्स से येलो पार्ट कम हो गया और वो मोर टूवर्ड्स ब्लू था, ग्रीन नहीं। अगला सवाल है कि बेसिलिस्क इतने सालों, तकरीबन 1000 से भी ज्यादा सालों से चैम्बर में कैसे जिंदा रहा? वो खा पी कैसे रहा था जिस कारण वो इतना बड़ा सांप बन गया? तो इस पर 3 थ्योरीज आती है। ये मेरी थ्योरी नहीं बल्कि फैन मेड थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी है कि क्योंकि वो एक सांप था, एक नॉर्मल बुआ कैटेगरी का बड़ा सांप 25 से 50 साल तक की जिंदगी जीता है, जिसमें वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 साल तक बिना खाए रह सकता है। अब यहाँ बात की जा रही है 1000 साल जीने वाले सांप की, यानी हम मान सकते हैं कि वो थोड़े ज्यादा साल तक बिना खाए तो रह सकता था, पर 1000 साल तो नहीं। तो इसका मतलब कि वो बस सो रहा था, कहीं गया आया नहीं और सरवाइव कर गया, आउट ऑफ क्वेश्चन है। वैसे भी बुक्स और मूवीज दोनों में ही दिया गया है कि वहाँ बहुत से रेड से स्मॉल एनिमल के बोन पड़े हुए थे। इसका मतलब वो बस सोता रहा बिना खाए पिए, आउट ऑफ क्वेश्चन है।
तो सबसे पहली थ्योरी है कि वो डिपेंडेंट था चैम्बर्स में आने वाले रैट्स या ऐसे ही स्मॉल एनिमल्स पर। रैट का सीवर या पाइप के थ्रू ट्रैवल करना कोई नई बात नहीं है। चैम्बर का रास्ता सीवर से होकर जाता था। पूरा बड़ा डोर खोलने के लिए उन्हें पार्सल टंग होने की जरूरत थी, पर चूहे के लिए छोटी पाइपलाइन ही काफी होती है कहीं भी आने जाने के लिए। तो इसका मतलब बेसिलिस चूहा खाकर जिंदा था। अब यहाँ ये सवाल आता है कि इतना बड़ा सांप जरा से चूहे खाकर कैसे जिंदा था? क्या उसकी न्यूट्रिशंस और कैलोरीज इनटेक सिर्फ चूहों से पूरी हो जाती थी? तो इसका जवाब है कि सांप की लेंथ विथ टाइम बढ़ती रहती है, उसके मरने तक। कोई फिक्स्ड एज नहीं होती सांपों की इंसानों जैसे कि इस एज के बाद उसकी लेंथ नहीं बढ़ेगी। बेसिलिस इतना बड़ा पैदा नहीं हुआ था, इतने सालों तक वो जिंदा था, इसलिए वो इतना बड़ा हो गया था। दूसरा, चैम्बर में सिर्फ रैट्स ही नहीं बल्कि छोटे रेप्टाइल्स का जाना भी बहुत ही नॉर्मल बात है, इसलिए क्वाइट पॉसिबल कि वहाँ काफी एनिमल्स जाते होंगे जिन्हें खाकर वो जिंदा रह सकता था। दूसरी थ्योरी है जो काफी लॉजिकल भी है कि वो बाहर निकलकर शिकार करता होगा। चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स काली झील के नीचे था। उसका एक रास्ता तो बाथरूम से होकर जाता था, पर इसका मतलब ये नहीं कि वही इकलौता रास्ता था चैम्बर तक जाने का। हो सकता है कि इसका एक रास्ता किसी भी ऑर्डिनरी सीवर आउटलेट की तरह झील में जाता हो, जहां बेसिलिस जाकर आराम से शिकार कर लेता हो, क्योंकि झील में बहुत सारे एनिमल्स और बीस्ट रहते थे, और उसके बाद फिर वो वापस चैम्बर में आ जाता हो। इसमें बस एक कैच ये है कि वो कभी किसी को दिखा क्यों नहीं। पानी में सांप का होना नॉर्मल है, पर इतने बड़े डेडली सांप का नहीं। और दूसरा पॉइंट ये कि अगर वो बाहर जाता ही था तो वो भागकर जंगल या कहीं और क्यों नहीं चला गया, जहां वो आसानी से शिकार करके अपना पेट भर सकता था। तो इसका जवाब तो है कि हो सकता है उसे चैम्बर में ही रहना पसंद हो। सांप को अंधेरी और ठंडी जगह पसंद होती है। वो चैम्बर में ही पैदा और बड़ा हुआ था, इसके लिए वो चैम्बर अपने पर्सनल बिल, अपने घर की तरह था, इसलिए उसका वापस अपने चैम्बर में लौटाना कोई बड़ी बात नहीं थी। और लास्ट थ्योरी ये है कि हम यहाँ मैजिकल दुनिया की बात कर रहे हैं, जहाँ हर चीज मैजिकल है। तो एक मैजिकल इमेजिनरी बीस्ट जिसके बारे में कभी पढ़ा या सुना नहीं गया, हो सकता है उसमें मैजिकल पावर हो कि वो खुद को स्लीप मोड में डाल सकता हो, बिना खाए हजारों सालों तक जी सकता हो, या फिर कुछ और भी कर सकता हो। वो मैजिकल बीस्ट है, कुछ भी पॉसिबल है। इसमें साइंस या लॉजिक ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, जो है वो है। अब अगला सवाल है कि आखिर क्विडिच वर्ल्ड कप के दौरान डेथ ईटर्स ने हंगामा मचाया क्यों था? तो इस पूरे इवेंट को अगर बुक के अकॉर्डिंग बारीकी से देखा जाए तो वर्ल्ड कप मैच हुआ और पहले दिन ही खत्म हो गया। आयरिश टीम जीत गई और वो जोर जोर से अपने म्यूजिक बजाकर एंजॉय कर रहे थे। हैरी लोग भी काफी देर तक जागे और एंजॉय करते रहे, जब तक कि फाइनली सब सो नहीं गए। और आधी रात के बाद जब मिस्टर वीजली ने उन्हें चिल्लाते हुए उठाया था और हैरी ने नोटिस किया था कि अब म्यूजिक नहीं बल्कि चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं, यानी आधी रात में डेथ ईटर्स ने हंगामा शुरू किया था, ना कि जस्ट मैच खत्म होने के बाद जैसा मूवी में दिखाया गया है कि सब लोग बाहर ही हैं और ऐसा होते देख रहे हैं। जब हैरी टेंट से बाहर आया, उसने नोटिस किया था एक बहुत छोटा सा ग्रुप आगे बढ़ रहा था और कई और डेथ ईटर्स उसमें जुड़ते जा रहे थे और रास्ते से टेंट में आग लगाते हुए उन्हें उड़ाते जा रहे थे। यानी कि ये इवेंट अभी अभी शुरू ही हुआ था और जो डेथ ईटर्स इस ग्रुप में थे वो ड्रंक लोगों की तरह थे, जैसे कि कई क्रिकेट मैच या फुटबॉल मैच या तक कि बर्थडे पार्टीज खत्म हो जाने के बाद होता है, लोग जरूरत से ज्यादा पी लेते हैं और फिर उन्हें खुद नहीं पता होता कि वो क्या कर रहे हैं, और एंजॉयमेंट समझकर वो कई बार गलत या बेवकूफी वाले काम कर जाते हैं। और वही हुआ इन डेथ ईटर्स के साथ। ज्यादा पी लेने से उन लोगों ने सोचा ये फन रहेगा सबको डराना, डार्क लॉर्ड के लिए लॉयल्टी दिखाना और मगल्स को परेशान करना, यानी वो अपने वे में एंजॉय कर रहे थे, इसलिए इसमें किसी को मार डालना शामिल नहीं था। वो मगल रॉबर्ट्स की फैमिली को टॉर्चर करने जैसे सैडिस्टिक एक्ट को फन मानते थे और पीकर बहकने पर उन्होंने ऐसा किया। तभी बार्टी क्राउच जूनियर के डार्क मार्क आसमान में बनाते ही वो सभी भाग गए, क्योंकि ये वो डेथ ईटर्स थे जो झूठ बोलकर अज़्काबान जाने से बच गए थे। सबसे कावर्ड और डिसऑनेस्ट सर्वेंट्स, क्योंकि डेंजरस और लॉयल डेथ ईटर्स तो अज़्काबान में थे। और यही बात बार्टी क्राउच जूनियर ने बुक के एंड में भी कही थी। इसी से अगला सवाल आता है कि इन चंद डेथ ईटर्स को 1 लाख जादूगर जादूगरनियां जो वहां थे और फिर मिनिस्ट्री, खासकर मैजिकल लॉ एनफोर्समेंट के लोग जिनका काम ही डार्क विजर्ड्स को पकड़ना था, उन्होंने इन जरा से डेथ ईटर्स, अगर स्टैट्स की बात करें तो वोल्डेमॉर्ट के दोबारा जिंदा होने पर 17 डेथ ईटर्स लौटे थे। यानी जब ये इवेंट हुआ तो उस टाइम 17 से ज्यादा डेथ ईटर्स होने का सवाल ही नहीं था। इन्हें एक ही बार में रोका या पकड़ क्यों नहीं लिया? और आखिर इतने सारे जादूगरों ने उन मुट्ठी भर ऑर्डिनरी डेथ ईटर्स को क्यों नहीं रोक लिया और एक मगल फैमिली को उड़ाकर तमाशा बनाए जा रहे घिनौने अपराध को होते देखा? तो बुक के अकॉर्डिंग इस सीन को भी समझते हैं।
वोल्डेमॉर्ट या उसके सपोर्टर्स का आतंक ब्रिटेन में था, जबकि क्विडिच वर्ल्ड कप देखने आए लोग पूरी दुनिया से थे। उनका इस लड़ाई से कोई लेना देना ही नहीं था, इसलिए लड़ने या कुछ करने से पहले ही वो सभी वापस लौटने लगे। जब भी कहीं हंगामा या केओस होता है, मोस्टली लोग सबसे पहले भागने लगते हैं, ना कि रुककर लड़ते हैं। इसमें भगदड़ होती है और सिचुएशन और पैनिक और केओटिक होती चली जाती है, और वही हुआ इस इवेंट के दौरान। दूसरा, अगर आपको वो सीन याद हो तो मिस्टर वीजली ने कहा था कि वो मिनिस्ट्री की हेल्प करने जा रहे हैं, यानी एक्शन तुरंत स्टार्ट हो गया था। उन सब ने डेथ ईटर्स को चारों ओर से घेर भी लिया था, पर वो स्पेल करने से डर रहे थे कि कहीं इससे रॉबर्ट्स फैमिली नीचे न गिर जाए, जिन्हें डेथ ईटर्स हवा में उड़ा रहे थे। दूसरा, किसी और विज़र्ड ने इसलिए भी एक्शन नहीं लिया क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि आखिर कितने डेथ ईटर्स थे। मान लो अगर वो उन्हें रोकने के लिए स्पेल करे, पर कोई दूसरा डेथ ईटर्स पीछे से उनके ऊपर अटैक करके उन्हें मार डाले। सीन बहुत क्योटिक और सडन था, खासकर ये क्योस डार्केस्ट विज़र्ड वोल्डेमॉर्ट से जुड़ा था, तो लोग वैसे ही पैनिक हो गए। इसलिए क्योंकि फाइट करने वाले बस मिनिस्ट्री के लोग ही थे, उन्हें डेथ ईटर्स को रोकने में टाइम लगा, जब तक कि बार्टी क्राउच जूनियर ने डार्क मार्क नहीं बना दिया। अब अगला सवाल है कि वोल्डेमॉर्ट ने स्नेप को मारने के लिए अवादा कदावरा स्पेल यूज क्यों नहीं किया, जैसे वो हमेशा करता था। उसे नगीनी को क्यों छोड़ा स्नेप को मारने के लिए? तो इसका जवाब है कि वोल्डेमॉर्ट को जब लगा कि एल्डर वॉन्ड उस तरह से एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम नहीं कर रही जैसी अफवाह थी, उसने ये नतीजा निकाला कि क्योंकि वो इसका ट्रू ओनर नहीं, इसलिए ऐसा हो रहा है। साथ ही लैक ऑफ नॉलेज के कारण उसे लगा क्योंकि स्नेप ने एल्डर वॉन्ड के लास्ट मालिक डंबलडोर को मारा था, इसलिए वॉन्ड का असली मालिक स्नेप था। हालांकि वो यहाँ गलत था, छड़ी जीतना इम्पोर्टेंट था, ना कि पुराने मालिक को मारना। ये बात उसे तभी समझ जानी चाहिए थी जब उसने ग्रिंडेलवाल्ड और गैग्रोविच को जिंदा देखा था, जबकि असली मालिक डंबलडोर थे। एनीवेज, अपनी इग्नोरेंस के कारण उसे लगा कि स्नेप के मर जाने से वो एल्डर वॉन्ड का मालिक बन जाएगा। अब बात आती है मारने के वे की, तो वो वहाँ थोड़ा सही था। उसके पास एल्डर वॉन्ड थी और उसे लग गया था कि एल्डर वॉन्ड अपने ही मालिक के खिलाफ काम नहीं करेगी, जो उसकी नजरों में स्नेप था, इसलिए उसने एल्डर वॉन्ड का यूज स्नेप के खिलाफ नहीं किया। दूसरा, स्नेप उनका सबसे अच्छा साथी था, वो उसे अपने हाथों नहीं मारना चाहता था। जैसे हमने पहले भी बात की है कि किलिंग कर्स यूज करने के लिए सच्चे हेट या इंटेंट या वॉन्ट की जरूरत होती है। वो स्नेप को मारना नहीं चाहता था, पर उसे मारना पड़ रहा था, इसलिए शायद किलिंग कर्स काम भी नहीं करता। इसलिए उसने नेक्स्ट बेस्ट वे चुना, अपने ही आत्मा के टुकड़े का यूज करना, जो नगीनी में था, जिस कारण एक तरह से उसी ने ही स्नेप को मारा भी, जिससे वो असली मालिक बन सके और उसे अपने हाथों ये काम करना भी नहीं पड़ा। और फाइनली लास्ट सवाल है कि आखिर जहाँ बड़े बड़े जादूगर फेल हो गए, मॉली एक नॉर्मल होमली विच ने कैसे बेलाट्रिक्स जैसी मोस्ट पावरफुल और डेंजरस विच को मार डाला? तो इसका जवाब है कि जिनी, हर्माइनी और लूना बेलाट्रिक्स से लड़ रही थी और जिनी इंच भर से बेलाट्रिक्स के किलिंग कर से बची थी। जब मॉली आगे आई सबको हटाते हुए और बेलाट्रिक्स से उसने लड़ना शुरू किया। पहले बेलाट्रिक्स हंस रही थी, पर फिर उसकी हंसी गायब होने लगी। फिर वो मॉली का मजाक भी बना रही थी कि उसके फ्रेड के पास जाने के बाद बच्चों को कौन देखेगा, और फिर उसके खुले हाथ के बीच से शार्प सीधा उसके सीने पर लगा। मॉली जैसी काइंड लविंग मदर किलिंग कर्स करे पॉसिबल नहीं। जैसा पहले भी बताया गया है कि उसके लिए हेट, इंटेंट और वांट सब चाहिए। किलिंग कर्स करना मॉली के नेचर में नहीं था, पर जिस हिसाब से डिस्क्रिप्शन दिया है कि श्राप बेलाट्रिक्स के सीने पर पड़ा, सीधे दिल के ऊपर, ये एक स्टनिंग या स्टूपिफाई स्पेल हो सकता है, जो ड्यूलिंग के टाइम बहुत ही कॉमन है विजर्ड्स का यूज करना। यानी अगर ये शार्प सीधा सीने पर पड़ता है, उसका मतलब होता है कि दिल फ्रीज हो गया, और दिल फ्रीज हो जाने से ब्लड फ्लो रुक जाएगा, यानी कि इंसान मर जाएगा। इसलिए बेलाट्रिक्स तुरंत न मर के कुछ सेकंड बाद मरी थी बुक्स में। उसे रियलाइज हो गया था कि ये क्या हो गया है। अगर ये किलिंग कर्स होता तो वो 1 सेकंड में मर जाती बिना रियलाइज हुए। इसके अलावा हम विजर्डिंग वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, जहाँ न जाने कितने स्पेल्स हैं, तो हो सकता है मॉली ने कोई बिल्कुल ही अलग स्पेल यूज किया हो जिसका हमें कोई आइडिया ही नहीं। और जब बात बच्चों पे आई हो तो माँ वैसे ही 100 गुना ज्यादा पावरफुल हो सकती है, और हम तो यहाँ बात कर रहे हैं ऐसी माँ की जो वीजली होने के साथ साथ एक प्रूएट थी, उन स्ट्रॉन्गेस्ट एंड स्किल्ड जादूगरों की बहन, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड प्योर ब्लड फैमिली की। इसलिए ये उम्मीद करना कि काइंड लविंग मदर होने के कारण उसे पावरफुल स्पेल्स नहीं आते होंगे, सही नहीं। और फिर मूवी के अकॉर्डिंग देखें तो मॉली ने 2 अलग स्पेल किए थे। पहला तो रिडक्टो टाइप कुछ स्पेल था जिससे बेलाट्रिक्स पतली सी होती जा रही थी, और फिर बोम्बार्डा मैक्सिमा टाइप का एक स्पेल था जिससे वो ब्लास्ट हो गई। तो दोस्तों, ये थे वो 10 सवाल और उनके जवाब जो रिसेंटली सबसे ज्यादा मुझसे पूछे गए हैं। आपके मन में और कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर इन क्वेश्चंस के आंसर में आपकी कोई और थ्योरी है
तो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं जल्दी ही नए वीडियो के साथ वापस आऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।